ओके सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आईआर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सिर्फ 10-15 मिनट का क्लास होगा और उसमें हम टॉप 10 करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जो कि आपको नेट जेआरएफ का जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं जून 2024 में, जिनका एग्जाम है यूपीएससी वालों का या फिर नेट जेआरएफ वालों का, दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। सो हमारा जो फर्स्ट करंट अफेयर है वो है इंडिया इजराइल रिलेशन से। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, मिलियन मेवाकी मिशन है। ठीक है, मिलियन मेवाकी फाउंडेशन काफी सालों से चलती आ रही है, ऐसा नहीं है कि ये अभी की फाउंडेशन है। लेकिन इसमें करंट अफेयर्स में ये न्यूज़ है कि इसराइल की जो एम्बेसी है, ठीक है, जो इंडिया में जो इसराइल की एम्बेसी है, उसने मिलियन मेवाकी मिशन के साथ कोलैबोरेट किया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? मिलियन मेवाकी प्रोजेक्ट के लिए। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। ये प्रोजेक्ट है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली इंडियन सिटीज़ में, नॉट रूरल एरियाज़ में वैसे भी पॉल्यूशन कम होता है, लेकिन स्पेशली दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में और अर्बन स्पेसेस, जो अर्बन सिटीज़ है इंडिया की, वहाँ पे एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है काफ़ी टाइम से। करंट अफेयर्स में बस इतना से याद रखना है कि इसराइल ने इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, और मेवाकी क्या है? मेवाकी का मतलब कुछ नहीं है, मेवाकी मतलब एक जापानीज बोटानिस्ट हुआ करते थे पहले के टाइम पे। ठीक है, उनका नाम था यकीरा मेवाकी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, एक मेथड यूज किया था जिसमें उन्होंने 2 या 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडिजिनियस ट्रीज प्लांट किए थे विद इन एवरी स्क्वायर मीटर, मतलब हर स्क्वायर मीटर में कुछ कुछ अलग अलग प्लांटेशन किए थे। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने प्लांट्स लगाए और उससे उससे उन्होंने देखा कि एयर क्वालिटी जो थी इम्प्रूव हो रही थी। तो उन्हीं के नाम पे ये जो प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट हुआ था। तो बस आपको इतना याद रखना है कि मेवाकी किससे रिलेटेड है। मेवाकी का कभी मतलब आ जाए, पूछ ले कि मेवाकी क्या है, तो बस आप याद रखना है कि हाँ, जापानीज बोटानिस्ट के नाम पे है। और किस चीज के लिए है? एयर क्वालिटी के लिए है, प्लस इसराइल से रिलेटेड है। तो आईआर में इंडिया इसराइल के रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 30 साल का इंडिया इसराइल फ्रेंडशिप भी अभी पूरा हुआ था। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है ब्रिक्स समिट से, जो कि 15th ब्रिक्स समिट हुई थी, जोहान्सबर्ग में हुई थी। साउथ अफ्रीका ने इसको होस्ट किया था, ये पता होना चाहिए। होस्टिंग कंट्री इस बार साउथ अफ्रीका थी 2023 में, और 2024 में जो होगी वो अभी अक्टूबर में होगी, जिसमें रशिया होस्ट करेगा। ठीक है, तो अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है यूपीएससी या फिर नेट जेआरएफ के लिए? तो आपको ब्रिक्स का तो पहले फुल फॉर्म पता ही है कि बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। पहले ये ब्रिक हुआ करता था, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया और तब ये बन गया BRICS से साउथ अफ्रीका। अभी रिसेंटली ये हुआ है कि 15th जो समिट थी उसमें ये अनाउंस किया गया कि हम जो ब्रिक्स है उसको 6 और कंट्रीज की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, 6 और कंट्रीज हम ऐड कर रहे हैं ब्रिक्स नेशन में। अब वो कौन सी 6 न्यूली इनवाइटेड कंट्रीज हैं जिनको इनवाइट किया गया है ब्रिक का मेंबर बनने के लिए? तो वो है सबसे पहले हमारे ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। ठीक है, ये तीनों जो पहली 3 कंट्रीज है वो है वेस्ट एशिया से। फोर्थ है हमारी इजिप्ट। फिफ्थ है यूथोपिया, ये कहाँ से है? अफ्रीका से। और सिक्स्थ हमारी जो कंट्री है जो ब्रिक्स का पार्ट बनने जा रही है वो है अर्जेंटीना, ये कहाँ से है? लैटिन अमेरिका से। तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, तीनों से उन्होंने कुछ कुछ कंट्रीज ली है ब्रिक्स का पार्ट बनाने के लिए। अब आपको ये 6 कंट्रीज का नाम याद रखना है। IAU, IAU है हमारा वेस्ट एशिया से। 2 ई हमने लिए हैं अफ्रीका से। अफ्रीका से क्या लिए? 2 ई लिए, इथोपिया और इजिप्ट। और लैटिन अमेरिका से हमने लिया है अर्जेंटीना, तो LA से हमने लिया है अर्जेंटीना। तो ए से अमेरिका है, लैटिन अमेरिका, वैसे ही आप याद रख लो, ए से हो गया हमारा अर्जेंटीना। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, इसका कोई ऐसा स्ट्रिक्ट तो नहीं बना सकते। या फिर जो टीना है वो अमेरिका में रहती है या LA में रहती है? जो टीना आपकी कोई फ्रेंड है वो LA में रहती है, लैटिन अमेरिका में रहती है। अफ्रीका के आपने 2 ई ले लिए बस अजीब साउंड कर रहा है, वैसे अफ्रीका के 2 ई आपने छीन लिए, तो इजिप्ट और इथोपिया। ऐसे 6 कंट्रीज के नाम याद रखने हैं। प्लस आपको पता है एक नेशनल डेवलपमेंट बैंक बना था ब्रिक्स बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, शंघाई में है। ठीक है, तो शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। तो ऐसे कुछ जो करंट अफेयर्स में रहते हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या सब ये ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई जाती हैं, तो इनसे अगर कभी करंट अफेयर्स
कोई आ रहा है तो उससे करंट अफेयर्स अगर ना भी आए तो कभी कभार स्टैटिक पोर्शन पूछ लेते हैं जो कि करंट अफेयर्स में होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन करंट अफेयर्स में होती हैं उनसे स्टैटिक पोर्शन पूछ लेते हैं। तो अभी ब्रिक्स न्यूज में है तो ब्रिक्स से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको ब्रिक्स का जितना भी स्टैटिक पार्ट है पता होना चाहिए। देन अब बात करते हैं इसी ब्रिक्स समिट में जो पीएम मोदी थे उन्होंने क्या बोला। ब्रिक्स के उन्होंने एक एक्रोनियम बनाया और उसके हर कंट्री के नाम से, जो ब्रिक्स वर्ड है उसके नाम से एक अलग अपना कुछ इनोवेटिव क्या बोल सकते हैं गोल्स दिए हैं। तो पिछली बार क्वेश्चन भी आया था ऐसे ही, कोई 5 पिलर्स जो पीएम मोदी ने बताया है, या 5 एम्स क्या है अकॉर्डिंग टू द पीएम मोदी की स्पीच में उन्होंने 5 एम का जिक्र किया था, तो वो 5 एम क्या थे। एंड नॉट एम, तो ठीक है, तो वैसे 4-5 चीजें लिखी थी एंड उनमें से एक बताना था कि ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, और बाकी 3 थे। तो वैसा ही इस बार इसमें से आ सकता है। तो जैसे इसमें बी से है ब्रेकिंग बैरियर्स, आर से है रिवेटलाइजिंग इकोनॉमीज, आई से है इंस्पायरिंग इनोवेशन, सी से हमारा क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एस से शेपिंग द फ्यूचर। बैरियर्स खत्म करने हैं आपस में, इकोनॉमी को और अच्छे से रिवाइटलाइज करना है, इम्प्रूव करना है, इनोवेशन लाना है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, और एक अपने आने वाले फ्यूचर को, भविष्य को एक नई दिशा देनी है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, शेप करना है। तो ये भी आपको ब्रिक्स का, वैसे ब्रिक्स का तो फुल फॉर्म सबको पता है, लेकिन ये वाला जो मोदी जी ने दिया है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि इससे स्टैटिक पोर्शन भी याद कर लेना। देन बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। सो नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा G77 से। तो जी चाइना ने रिसेंटली सबमिट की थी G77 देशों के साथ। G77 जो ग्रुप है चाइना उसका पार्ट नहीं है, तो चाइना ने G77 कंट्रीज के साथ एक सबमिट की थी। बस ये करंट अफेयर्स में अभी चल रहा था, ग्लोबल साउथ के साथ की थी। तो अब इससे स्टैटिक पोर्शन आ सकता है कि G77 कब स्टैब्लिश हुआ, उसमें कितनी कंट्रीज हैं। तो आप सोचो कि G77 है तो 77 कंट्रीज होंगी, नहीं, जैसे G4 है, G5 है, उसमें 4 कंट्री है, G5 में 5 कंट्री है, लेकिन इसमें 133 कंट्रीज है। G77 इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब G77 बना था तो उसमें 77 कंट्रीज थी उन्होंने, और जो मतलब फाउंडिंग कंट्री 77 थी 1964 में, लेकिन प्रेजेंटली अभी 133 कंट्रीज है। और यहाँ पे जो लीडरशिप है रोटेटिंग लीडरशिप चलती है हर मेंबर नेशंस में, जैसे एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, हर उसमें से, हर मेंबर नेशंस में से आपको मतलब एक लीडर अपॉइंट किया जाता है हर साल, ठीक है, रोटेटिंग लीडरशिप चलती है। और ये इंडिया G77 का मेंबर है, ये याद रखना है। G77 की पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, 1967 में हुई थी, अल्जीरिया में हुई थी। और ये लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है G77 डेवलपिंग कंट्रीज की, यूएन में। यूएन की सबसे, अगर सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देखें जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बनाई गई हैं, डेवलपिंग कंट्रीज एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, तो वो कौन सी है, G77 है, ये याद रखना। तो कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, 3-4 स्टेटमेंट दे देगा तो पता होना चाहिए। और वैसे ही ब्रिक्स का भी सारा स्टैटिक पोर्शन पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर, 5 आइज अलायंस। अब ये 5 आइज अलायंस है क्या, 5 आंखों का अलायंस। तो 5 आंखें हैं हमारी यूएस, यूके, कनाडा, यूएस है तो कनाडा भी है, ठीक है, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये है 5 आई अलायंस। ये किस लिए बनाया गया है, ये है क्या, ये एक इंटेलिजेंस अलायंस है, ताकि जो आजकल नया जैसे सबसे एआई आया है, ठीक है, चैट जीपीटी, और जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो वो तो उससे फायदे तो हो रहे हैं लेकिन नुकसान भी हो रहे हैं। कैसे, जैसे साइबर सिक्योरिटी इश्यूज है, इंक्रिप्शन के चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, प्राइवेसी नहीं है, ठीक है, प्लोरिफरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमारे थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये इसलिए न्यूज में था। तो ये इन्होंने फिर से अलायंस बनाया है, किस चीज के लिए बनाया है, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज के साथ, या इंक्रिप्शन या प्राइवेसी जैसे इश्यूज के साथ डील करने के लिए इन न्यू एआई एरा। ये कब बना था, ये अभी का नहीं है, ठीक है। तो आप सोचोगे करंट अफेयर्स में तो अभी बना होगा, 5 आई अलायंस 1946 में ही बन चुका था, लेकिन जब ये बना था तो ये उस टाइम पे रशिया के खिलाफ बनाया गया था, कि रशिया को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। लेकिन अब जो है, अब ये 5 कंट्री रशिया के काउंटर में नहीं है, अब ये 5 कंट्रीज क्या कर रही हैं, जो अब भी चैलेंजेस फेस कर रहा है वर्ल्ड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, उसके लिए 5 आई अलायंस फिर से काम कर रहा है। तो बस आपको ये इसका एक छोटा सा
मोटिव याद रखना है कि क्यों बना है, क्यों बनाया गया था, इनिशियली क्यों बनाया गया था, कब बना था, और इसमें कौन सी कंट्रीज है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 5 नाम याद होने चाहिए कि 5 आंखें हैं कौन सी, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, आपको पता है पिछले बार यूजीसी नेट जेआरएफ में फ्लाइंग बीज से क्वेश्चन आया था कि फ्लाइंग बीज जो टर्म है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, वो है आसियान। तो आसियान से रिलेटेड है, आसियान में हमारी 10 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें है वियतनाम, ब्रूनी, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 10 कंट्रीज हमारे आसियान का पार्ट है। तो मैंने ये 2 फोटोज लगा दिया ताकि आपको जब भी फ्लाइंग बीज याद आए तो आसियान याद आए। ऑल दो बहुत कम चांसेस है कि फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन हो जाता है तो ठीक है। आपको पता होना चाहिए आसियान के बारे में, और आसियान का थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन याद कर लेना, हेडक्वार्टर कहाँ है, जैसे जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, इंडोनेशिया में, वैसा। ठीक है, तो क्यों है? बिकॉज देयर रजिस्टर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी फास्ट ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स। अब इसको फ्लाइंग बीज बोला क्यों गया था? वो इसलिए क्योंकि पिछले 20 सालों में एशियन की जो ग्रोथ है बहुत तेजी से बढ़ी है। जैसे फ्लाइंग बीज बहुत तेजी से उड़ती हुई जाती है ना, वैसे। तो इसलिए ये टर्म उसको दिया गया था। नेक्स्ट, 2024 के करंट अफेयर्स पे आते हैं। तो अभी युगांडा की जो कैपिटल है कंपाला, ठीक है, ये युगांडा है कहाँ आपको पता है? अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में युगांडा है, युगांडा की कैपिटल है कंपाला, ठीक है। वहां पे होस्ट किया गया है एक थर्ड साउथ समिट अंडर G77 इन चाइना, ठीक है। तो ये G77 जो मैंने आपको बताया ना अभी, चाइना और उसके साथ होस्ट किया है, तो उसमें ये वाला पॉइंट आ जाएगा। वहां पे मैंने आपको G77 का स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन दे दिया। यहाँ से अब जो करंट अफेयर से अगर क्वेश्चन बनना होगा कि G77 के साथ चाइना ने सबमिट किया है, वो कौन सा सबमिट है, फर्स्ट है, सेकंड है, या थर्ड है, या फोर्थ है, कुछ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए थर्ड साउथ सबमिट हुआ है, ठीक है। तो अब इसी करंट अफेयर से वो स्टैटिक पूछ सकता है कि अच्छा चलो बताओ कि अभी करंट अफेयर्स में G77 और चाइना का थर्ड साउथ समिट था, तो फर्स्ट समिट कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट समिट आपका हवाना क्यूबा में हुआ था 2000 में, ठीक है, 2000 वर्ष में ये हुआ था पहला समिट हवाना क्यूबा में। सेकंड समिट कहाँ हुआ था? सेकंड समिट हुआ था हमारा दोहा कतर 2005 में। और थर्ड समिट कहाँ हुआ है? युगांडा के कंपाला में हुआ है G77 का थर्ड साउथ समिट। और इसी से रिलेटेड एक और करंट अफेयर ये है कि जो यहाँ पे इसी समिट में, जो ये समिट हुआ था, इसी समिट में 19th नाम लॉन्च किया गया है। तो इस बार हाई चांसेस है कि जो नाम का जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे बैंडन कॉन्फ्रेंस, नाम कब स्टैब्लिश हुआ, 5 फाउंडिंग कंट्रीज कौन थी, गुहामे नुक्रुमा कहाँ के थे, नेहरू वगैरह, ये पांचों ने मिलकर बनाया था, राइट। तो ये आपको नाम का एक बार स्टैटिक याद कर लेना। ये कहाँ हुआ? युगांडा में हुआ है, बस ये जगह का नाम याद रखना है, युगांडा में भी कहाँ? कंपाला में, जो कि उसका कैपिटल है। एंड ये लॉन्च किया उन्होंने यहाँ पे 19th नाइन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो कौन सा नाइन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लॉन्च हुआ है? नैन बोल दिया था, सॉरी, नैम का बोलना था मुझे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कौन सा है अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है? तो आपसे पूछ सकता है, तो 19th लॉन्च हुआ है, युगांडा में लॉन्च हुआ है, किसके साथ? थर्ड साउथ समिट के साथ। और इसी के अलावा यहाँ पे आपको ये दिख रहा है फोटो में, कंपाला युगांडा 2024, ये यहाँ पे ये दिख रहा है, लिविंग नो वन बिहाइंड। क्या है इसका मोटो? लिविंग नो वन बिहाइंड, हमें पीछे किसी को भी नहीं छोड़ना। तो ये कभी कभी आपसे ये मोटो भी पूछ सकता है कि थर्ड जो साउथ समिट हुई थी इसका मोटिव क्या था, तो लिविंग नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर क्या है? अभी रिसेंटली आपको पता है कि जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था, राइट, तो नाटो ने क्या किया, अब उसको लगा, नाटो को ये लगा कि रशिया हम पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन को वो तभी अटैक कर पाया क्योंकि यूक्रेन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ नाटो। और नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो ये कहता है कि अगर हम में से नाटो के किसी भी कंट्री पे अगर अटैक होता है या उसके अगेंस्ट वायलेंस होता है, तो हम मानेंगे ये हम सबके अगेंस्ट एक वायलेंस है, ठीक है। तो नाटो का कोई भी मेंबर पे अगर कोई भी बाहर की कंट्री हमला करती है, तो एक कंट्री पे हमला करने का मतलब है कि पूरे नाटो पे हमला हुआ है, और फिर सारी नाटो की कंट्री उस पर हेल्प करेंगी और उसके खिलाफ वायलेंस करेंगी। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल में था, तो आर्टिकल 5 में था। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पता होना चाहिए, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो जो भी न्यूज में चल रही है ना ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्टैटिक पोर्शन भी याद करते चलना, और करंट अफेयर्स भी। 1949 में स्टैब्लिश हुई थी बाय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, वॉशिंगटन ट्रीटी भी जिसको हम बोलते हैं। इसमें 32 देश है। फिनलैंड
और लेटेस्ट दो कौन से हैं, फिनलैंड है 31st, और अभी 7 मार्च 2024 अभी रिसेंटली पिछले ही महीने स्वीडन ने भी नाटो को ज्वाइन किया है, तब ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर कप में आ जाते हैं करंट अफेयर्स पे। मुद्दे से भटक गए थे हम, हमने स्टैटिक पोर्शन याद कर लिया तो, और करंट अफेयर्स एक चीज याद कर ली कि लेटेस्ट कौन सी कंट्री ज्वाइन की है, स्वीडन ने ज्वाइन किया है 2024 में। तो 32 कंट्रियां हैं नाटो में। नाटो का ये स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर है क्या, ये एक बिगेस्ट मिलिट्री ड्रिल है टू रिफाइन नाटोज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ क्राइसिस रिस्पांस ऑर्गेनाइजेशन। तो कि नाटो दिखाना चाहता है रशिया को कि देखो अगर तुम हम पे अटैक करोगे तो हम भी शांत नहीं बैठेंगे, ठीक है। और हम एक रोबोस्ट वॉर फाइटिंग अलायंस है इन कंटेक्स्ट ऑफ रशिया अटैक ऑन यूक्रेन। तो ये मैंने आपको बता दिया किस कंटेक्स्ट में नाटो ने ये डिफेंडर का ये जो मिलिट्री ड्रिल की थी अभी रिसेंटली, नाटो ने ये ड्रिल की थी ना, जो उसका नाम था स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर। बस इतना याद रखना है क्या है, ये एक मिलिट्री ड्रिल है जो नाटो ने की थी रिसेंटली। किस को दिखाने के लिए, बेसिकली रशिया को दिखाने के लिए कि अभी शेर जो है वो सोया, मतलब सोया हुआ है लेकिन मरा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, सिक्योरिटी डिलेमा वाला कॉन्सेप्ट है कि आपको ऐसा मतलब नहीं है कि आप उस पर हमला करने वाले हो या कुछ नहीं, बस आप उसको दिखा रहे हो कि देखो हम भी अभी ताकतवर हैं, तो हमसे भी बच के रहना, मतलब एक तरीके से जैसे वो शो ऑफ करना बेसिकली नाटो कर रहा है रशिया को। और तो इसमें दो पॉइंट याद रखने वाले, एक तो नाटो का स्टैटिक पोर्शन, नाटो कब बना, हेडक्वार्टर का है आर्टिकल 5 में जो लिखा हुआ है, और लेटेस्ट स्वीडन ने इसको ज्वाइन किया तो वो इम्पोर्टेंट है, और स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर क्या है, मिलिट्री ड्रिल है, बस इतना। इसके बाद बात करते हैं इसराइल हमास वॉर की, ठीक है। तो इसराइल हमास हमास वॉर जो है, इसमें आपको करंट अफेयर्स में 2023 के अभी तक चल रहा है वैसे तो, 2023 में ये हमास ने ऑपरेशन लॉन्च किया था अल अक्सा फ्लड, ठीक है, अगर इसराइल के अगेंस्ट। तो हमास का ऑपरेशन का नाम क्या है, अल अक्सा फ्लड, और जो इसराइल ने ऑपरेशन लॉन्च किया था ओपी यानी ऑपरेशन, उसका नाम है आयरन स्वॉर्ड्स। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। उसके अलावा आपको मैंने जैसे बोला करंट अफेयर्स से जो चीजें करंट अफेयर्स से होती है उसका स्टैटिक सॉरी स्टैटिक पोर्शन भी आ सकता है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 1 से ये मुद्दा चलता आ रहा है, जब 1917 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जेरूसलेम पे कैप्चर किया था एंड ऑटोमन एम्पायर जो था हार गया था। उसके बाद 1917 में बल्फोर डिक्लेरेशन हुई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन की थी जिसमें ये बोला गया था कि पैलेस्तीन जो है वो जूइस पीपल के लिए एक नेशनल होम होगा, मतलब जूइस लोगों के लिए ही ये जगह बनाई जाएगी। इसको सैरोगेट कॉलोनियलिज्म से भी रिलेट किया गया। तो सैरोगेट कॉलोनियलिज्म आपका होमवर्क है, आपको पता होना चाहिए इस टर्म का मतलब क्या होता है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगी। बिकॉज ऑफ हिटलर जूइस इमिग्रेटेड फ्रॉम जर्मनी, तो हिटलर की वजह से जूस जो थे वो जर्मनी चले गए, ठीक है। फिर इसराइल को इंडिपेंडेंस मिली 1948 में। 6 दिन का वॉर क्या था 1967 में, 6 डे वॉर हुआ था, वो आपको पता होना चाहिए। ऑस्लो अकॉर्ड, मतलब जिससे रिलेटेड मेन मेन इवेंट्स है वो याद रखने हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टैटिक पोर्शन तो नहीं पर हाँ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। यहाँ पे ये है राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन अफ्रीकन नेशन, ठीक है। तो एक कूप हिट नेशन जो थे इकोवॉस के, उन्होंने इकोवॉस को क्विट कर दिया है, ये करंट अफेयर्स है, ठीक है। कूप हिट नेशन यानी कि कूप का मतलब क्या होता है, जब वायलेंट चेंज आ जाता है किसी सरकार में, एक वायलेंट या रेवोल्यूशनरी चेंज आता है, सरकार बदल जाती है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाती है, तो उसे कूप बोलते हैं। तो ऐसे कौन से नेशंस थे जिनको इसका सामना करना पड़ा, तो उन्होंने इकोवॉस को छोड़ दिया। इकोवास क्या है, इकोवास का फुल फॉर्म आ सकता है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। कब स्टैब्लिश हुआ था 1975 में। ट्रीटी याद रखना, ट्रीटी पूछ लेते हैं, ट्रीटी ऑफ लागोस। तो ट्रीटी ऑफ लागोस आपको मैच द फॉलोइंग में दे देंगे और सामने ऑर्गेनाइजेशन के नाम होंगे, पता होना चाहिए। ट्रीटी ऑफ लागोस इकोवास से रिलेटेड है। इकोवास में 15 मेंबर हैं, जो कि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कौन से 15 मेंबर्स है। अब करंट अफेयर क्या है, करंट अफेयर ये है कि जो साहेल स्टेट्स हैं उन्होंने इकोवास ब्लॉक को क्विट कर दिया है, छोड़ दिया है। साहेल स्टेट्स कौन कौन से हैं, माली, नाइजर और बुर्किना फासो। साहेल स्टेट्स का मतलब क्या था, ये तीनों ने, माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने मिलके एक अलायंस बनाया था अभी रिसेंटली 2023 में एज अ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, ठीक है। क्या था इनका, एज अ म्यूचुअली इन्होंने एक साथ एक मिलकर अलायंस बनाया था एज अ डिफेंसिव मोड में, ठीक है। डिफेंस पैक्ट साइन किया था और ये 3 साहिल स्टेट्स कहलाए थे। तो आपको पता चाहिए साहिल स्टेट्स कौन से हैं, तो 4 ऑप्शन दे देगा एंड नॉट पूछ लेगा, नॉट अ साहिल स्टेट या हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ साहिल स्टेट्स। तो ये तीनों है और इन तीनों ने अभी रिसेंटली इकोवास को छोड़ दिया है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें,
सो एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि इकोवास में कौन कौन से मेंबर है। नाइजीर है, माली है, बुर्किना फासो, बेनिन, टोगो, गहाना, नाइजीरिया, कॉटे दे आइवरी, लाइबेरिया, सियारा लियोनी, गिनी, गिनी बिस्सू, गैम्बी, सेनेगल और कैप वर्दे। ठीक है, तो यूपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। नाइजीरिया वाले चाहे याद ना रखें, बस इतना याद रखें कि 15 मेंबर्स हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा जो साहिल स्टेट्स हैं वो G5 साहिल भी बोला जाता है। G5 साहिल टर्म आ जाए तो ऐसा नहीं सोचना क्या आ गया, क्योंकि साहिल स्टेट्स में सिर्फ ये तीन है, माली, बुर्किना फासो और नाइजर। लेकिन उसके अलावा जो G5 साहिल बोला जाता है उसमें मोर्टिनी और ये टी अलग एक्स्ट्रा लिखा हुआ है यहाँ पे, चाड है। चाड रिपब्लिक आपने सुना होगा, अफ्रीका का ही है। तो मोर्टिनी और चाड भी G5 साहिल के साथ मिल गए थे। ठीक है, माली, नाइजर और बुर्किना फासो। कि अगर G5 साहिल आए तो उसमें दो नाम और जोड़ देना, चाड और मोर्टिनी। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट हमारा करंट अफेयर्स आज का, G4 मॉडल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है इंडिया काफी टाइम से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। तो अब इंडिया के पास एक बहुत अच्छा चांस है, अगर G4 मॉडल उनका जो अभी रिसेंटली जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के लिए जो सबमिट हुई थी, तो उसमें जो रखा गया था उससे हो सकता है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जा सके। तो क्या था इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जो G4 मॉडल में ये आपको पता होना चाहिए कि ये बात चल रही है कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 6 और नए परमानेंट मेंबर्स को ऐड करेंगे। पहले कितने मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर हैं अभी और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अब बोला जा रहा है कि +6 भी होने वाला है, मतलब छक्का लगने वाला है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स में, जिसमें 6 न्यू परमानेंट मेंबर्स को बात की जा रही है। ठीक है, तो अब ये जो रिफॉर्म्स थे ये पूछा जा सकता है कि G4 मॉडल क्या है और G4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो G4 कौन सी है, इंडिया, जर्मनी, ब्राजील और जापान। G4 नेशंस में कौन आते हैं, इंडिया, जर्मनी, ब्राजील, जापान। IG BG बीजे। ठीक है, तो IGBJ या फिर IJBG। तो आपको पता है ना, बैकग्राउंड हो सकता है, या बीजे पंजाबी में बोलते हैं अपनी मम्मा को। तो IJBG, ये G4 कंट्रीज ने इन्होंने ये एक प्रस्ताव रखा था अभी रिसेंटली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने कि 6 न्यू परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए फ्रॉम डिफरेंट जोग्राफीज। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो 6 के 6 एक ही जगह से हो, अलग अलग कंट्री से वो होंगे। एंड दिस मॉडल वाज प्रेजेंटेड एट IGN एट यूएन हेडक्वार्टर। ठीक है, द यूएन हेडक्वार्टर में रखा गया था बाय इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन, रुचिरा कंबोज। तो ये किसके सामने रखा गया है ये प्रस्ताव, यूएन सिक्योरिटी जो वहाँ पे उस टाइम पे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे सिक्योरिटी काउंसिल को, वो उनका नाम भी पता होना चाहिए, रुचिरा कंबोज। ये अभी करंट अफेयर्स में थे और ये अभी रिसेंटली पिछले महीने की ही न्यूज़ है, 8 मार्च 2024 की। ठीक है, तो बस इसका कंपोजिशन चेंज होने वाला है। G4 कंट्रीज कौन है वो याद रखना। ये प्रस्ताव रखा किसने था, इंडिया ने रखा था। और कहाँ रखा था, यूएन का हेडक्वार्टर है वहाँ पे। ठीक है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की बात की गई थी। सो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर ये करंट अफेयर्स में है तो हाई चांसेस है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्टैटिक पोर्शन है कि कब बना इसका हेडक्वार्टर, कौन कौन से मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, वो सारी चीजें कंपोजिशन, तो ये आ सकता है, तो इसको पढ़ लेना एक बार। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम ग्रुप में है मेरा learningmantra.tv, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सारी PDF वगैरह आपको वहीं अवेलेबल हो जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर।